हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएल करियर एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेंस 2024 के क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग नॉट ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बल्कि उसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे हम ये जाने कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, क्योंकि जेई मेंस में अक्सर आप देखेंगे कि क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके, चलिए, तो मेथड पे फोकस करना है, व्हाट विल बी द मेथड, उस पे आपको ध्यान देना है। और कैलकुलेशंस जो हैं वो आप अपने आप भी कर सकते हैं। जनरली सेट्स वाले चैप्टर में जो वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें केवल कैलकुलेशन ज्यादा है, अदरवाइज लॉजिकल पूरा सारा पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको ऐसे दिया हुआ है कि एक सेट गिवन है, सेट एस, जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं एंड सपोज एम इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एस। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एस होता है उसी को हम बोलते हैं पावर सेट। और ये पावर सेट जो होता है इसके ऊपर लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाता है। ओके, सो पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 टू दी पावर n। अगर सेट एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 टू दी पावर n। और क्यों होते हैं 2 टू दी पावर n एलिमेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, समझते हैं इसको। सपोज सेट एस हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10। ओके, और सो ऑन अप टू आप n मान सकते हो। ऑलराइट, नाउ अब हम एक पावर सेट फॉर्म कर रहे हैं यहां से P। सो पावर सेट एक्चुअली क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स है। ओके, तो पावर सेट में हम यहां पर एक सेट डालेंगे जो कि इसका सबसेट है, से S1। फिर दूसरा एक सेट डालेंगे जो कि इसका सबसेट है, से S2। फिर तीसरा एक सेट बनाएंगे जो इसका सबसेट है, एंड सो ऑन। हम लोग सबसेट फॉर्म करने वाले हैं। ऑलराइट, अब देखिए, जब भी हम कोई एक सबसेट फॉर्म करने वाले होंगे तो हम हर एलिमेंट से पूछेंगे कि बताइए हम सबसेट बनाना चाहते हैं, आप उस सबसेट में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। तो हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हैं, आइदर द एलिमेंट विल से यस और द एलिमेंट विल से नो। सो n एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं, तो टोटल 2 टू दी पावर n एलिमेंट्स हमारे पास सबसेट में, पावर सेट में होने वाले हैं। ऑलराइट, 2 टू दी पावर n पॉसिबिलिटीज होने वाली है सबसेट बनाने की, तो 2 टू दी पावर n जो है एलिमेंट्स आ जाएंगे पावर सेट। ओके, क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं है एक्चुअली। एक और क्वेश्चन आगे आएगा, उसमें ये वाली थ्योरी हमारे पास काम आएगी। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पर आर एक रिलेशन हमने फॉर्म करी है a, b, सच दैट a और b का जो इंटरसेक्शन है वो पाई नहीं होना चाहिए। ओके, सो हमको ये चेक करना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको बोलते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स एटलीस्ट खुद से जरूर कनेक्टेड हो, उसके अलावा कोई एलिमेंट कनेक्टेड हो या ना हो। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर 1, 2, 3 ये एक सेट है, अगर इससे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनानी है तो उसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट एटलीस्ट खुद से कनेक्टेड होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और पॉइंट आना चाहे, कोई और एलिमेंट आना चाहे तो आ सकता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन दो डिफरेंट चीजें। आइडेंटिटी रिलेशन वो होती है जिसमें केवल 1, 1, 2, 2, 3, 3 केवल ये वाले एलिमेंट्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है स्टूडेंट्स कि if element 1 is connected to element 2, then element 2 must also be connected to element 1. Okay, transitive relation में बोलता है कि if element 1 is connected to element 2 and element 2 is connected to element 3, then 1 should be connected to 3. अगर 1 2 से कनेक्टेड नहीं है या फिर 2 3 से कनेक्टेड नहीं है तो फिर हम चेक ही नहीं करेंगे कि 1 3 से कनेक्टेड है या नहीं है। तो if जो वर्ड है उसके ऊपर हमको फोकस जरूर करना है। क्वेश्चन यहां पे बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, आर एक रिलेशन है सच दैट जो ए और बी हैं जो दोनों के दोनों वो पावर सेट से हमने सबसेट उठाए हैं और उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या नहीं आना चाहिए? पाई नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि पावर सेट में जितने सारे सेट्स हैं क्या वो सभी खुद से कनेक्टेड है। पावर सेट में जो सारे सेट्स हैं क्या वो सभी सेट्स खुद से कनेक्टेड हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, पावर सेट में जब हम सेट्स फॉर्म करेंगे तो उसमें एक सेट यहां पर एम्प्टी सेट भी आएगा जिसको हम 5 बोल देंगे। ओके, सो अगर एक एम्प्टी सेट है स्टूडेंट तो क्या वो खुद से कनेक्टेड होगा? इट मींस 5 रिलेटेड टू 5 जब होगा जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 ना आए, लेकिन 5 इंटरसेक्शन 5 तो 5 ही आता है, तो हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव ओनली, ऑप्शन ए नहीं पॉसिबल है, ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। ऑप्शन सी में भी सिमेट्रिक है, डी में भी सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक तो ये होने वाला है। और आपको भी ऑब्वियसली पता चल रहा होगा
कि जैसे सपोज करिए 1,2 रिलेटेड है 2,3 से, ये दो सबसेट्स हैं, एक सबसेट S1 एक सबसेट S2, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है दोनों में एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो अगर इसको हम ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें तो फिर आंसर सेम ही आने वाला है, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमको ट्रांजिटिव चेक करना है कि होगा या नहीं होगा। स्टूडेंट्स, जब भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का हम क्वेश्चन देखेंगे तो इस वाले केस में हम लोगों को यह सोचना है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास है क्या कि जो इसको फेलियर प्रूव कर दे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए एक एग्जाम्पल बड़ा ऑब्वियस सा हमारे दिमाग में यहां पे आ रहा है कि भाई 1,2 इज रिलेटेड टू 2,3 एंड 2,3 इज रिलेटेड टू 3,4। ऑलराइट, सेट हमारे पास ये है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं। तो 1,2 और 2,3 में एक एलिमेंट कॉमन है, 2,3 और 3,4 में एक एलिमेंट कॉमन है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 1,2 और 3,4 में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है हमारे पास, इंटरसेक्शन इज कमिंग आउट टू बी 5, देयरफॉर 1,2 इज नॉट रिलेटेड टू 3,4, देयरफॉर ट्रांजिटिव ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में हमने दो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे, एक पावर सेट का और एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का। अब नेक्स्ट केस में हम कॉन्सेप्ट को रिपीट नहीं करेंगे, इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जरा। बोल रहा है कि द फंक्शन f फ्रॉम n-1 टू n डिफाइंड बाय fn इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 ओनली, ऑन टू ओनली, नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास नेचुरल नंबर ऐसे दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 1 और ऑन टू हम लोग चेक करें एरो डायग्राम की हेल्प से। तो एरो डायग्राम में 1 1 और ऑन टू होने की ये कंडीशन होती है कि यहां के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करें। यहां से कोई भी एलिमेंट उधर के दो किसी एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो, अदरवाइज फंक्शन ही नहीं होगा। इधर के दो एलिमेंट्स जाके उधर भी किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट ना हो, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। यहां पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर कोई भी एलिमेंट खाली रहेगा, अनकनेक्टेड रहेगा, तो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर यहां पर कोई भी एलिमेंट खाली रहेगा तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं, इधर वाले सारे एलिमेंट्स उधर के सारे एलिमेंट से यूनिकली कनेक्टेड होने चाहिए। इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, इधर भी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इधर एक एलिमेंट जाके उधर के दो एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, इधर के दो एलिमेंट जाके उधर के एक एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होगा। इसीलिए हम बोलेंगे, उसी केस में हम बोलेंगे 1 1 और ऑन टू दोनों है। अगर इधर का एक एलिमेंट जाके उधर के दो एलिमेंट से कनेक्ट हो गया तो हम बोलेंगे कि ये तो फंक्शन ही नहीं है। अगर इधर के दो एलिमेंट जाके उधर के एक एलिमेंट से कनेक्ट हो गए तो हम बोलेंगे 1 1 नहीं है। इधर कोई एक एलिमेंट खाली रह गया तो हम बोलेंगे कि फंक्शन ही नहीं है। उधर कोई एक एलिमेंट खाली रह गया तो हम बोलेंगे ऑन टू नहीं है। दीज आर द 4 थिंग्स दैट वी मस्ट टेक केयर ऑफ। अब देखते हैं कि हमको एक ऐसे फंक्शन गिवन है f सच दैट यहां से आपने एक नंबर उठाया n और यहां पे उसकी इमेज मिलेगी f ऑफ n सच दैट f ऑफ n इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। f ऑफ n है वो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। सपोज करिए यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है 5, तो यहां पर भी नेचुरल नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, सपोज यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है 4, 4 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर 1 नहीं है, राइट, यहां पे सीधा 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, 2 कनेक्टेड होगा जाके 2 से, 3 कनेक्टेड होगा 3 से। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बात तो ये है कि यहां पर ये 1 है, ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। दूसरी बात ये कि 2 और 4 जाके दोनों एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, 2 से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ना ही ये फंक्शन हमारे पास 1 1 है और ना ही ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू है। ऑलराइट, तो इस वाले केस में हमने देखा कि एरो डायग्राम की 4 कंडीशंस कौन सी हैं। 2 कंडीशंस फंक्शन होने के लिए और 2 कंडीशन 1 1 एंड ऑन टू होने के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, अगर एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी होना चाहिए। तो जैसे ही आपने यहां पे देखा कि यहां पर एक एलिमेंट कम है और यहां पर एक एलिमेंट ज्यादा है, तो सीधा आप इस ऑप्शन को तो कभी टिक नहीं करेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है।
कंपोजिट फंक्शंस का क्वेश्चन है, एफ एक फंक्शन गिवन है, जी एक फंक्शन गिवन है, एफ और जी दोनों गिवन, दोनों की डेफिनेशन हमको गिवन है। अब हमको कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है। कंपोजिट फंक्शन से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमको फाइंड आउट करना होता है तो हम सीधा एक काम करते हैं कि जो एक्स होता है एफ एक्स में, उसको सीधा सीधा जी एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस 1। इस केस में लकीली हमारे पास क्वेश्चन सिंपल है, जी एक्स की हमको एक ही डेफिनेशन गिवन है। अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे जिसमें एफ एक्स की भी 2 डेफिनेशन होती है, पार्ट्स में गिवन होती है, जी एक्स की भी दोनों डेफिनेशन होती है जो पार्ट्स में गिवन होती है। उस केस में हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। अभी के लिए सिंपल है। अब देखो जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, mod x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5। तो 2 टाइम्स ऑफ mod x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ mod x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 प्लस 1। ऑलराइट, दिस इज योर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 mod x प्लस 2 प्लस 6x प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 mod x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 5। ओके, अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अभी यहां पे भी छोड़ सकते हैं। ध्यान से देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। इस स्टेप के बाद इस स्टेप में हमने एलसीएम लिया, यहां पर 2x प्लस 5 लिखा, यहां पर 2x प्लस 5 लिखा, इसको पूरे को डिनोमिनेटर में लिया और फिर हमने इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल कर दिया। ओके, दोनों ही बातें। पहली बात तो जब हम किसी टर्म को कैंसिल करते हैं तो वो टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। 2x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू -5/2। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ऑलरेडी हमको गिवन है कि g हमारे पास डिफाइन जब ही होगा जब x की वैल्यू ऑल रियल -5/2 होगी। तो f ऑफ g ऑफ x तभी डिफाइन होगा जब सबसे पहले g ऑफ x डिफाइन होगा। तो g ऑफ x डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है? ऑल रियल -5/2। अब gx डिफाइंड हो गया। अब हम देखेंगे कि f ऑफ g ऑफ x डिफाइन होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? ये वाली क्वांटिटी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और ये वाली क्वांटिटी वेल डिफाइंड होने के लिए इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। ऑलराइट, तो इसके डिनोमिनेटर को नॉन जीरो होने की कंडीशन हम यहां पे लिख लेते हैं। 2 mod x प्लस 2x प्लस 7 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, मोड कैसे ओपन होता है? mod x इज इक्वल टू प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। सो जब x ग्रेटर देन 0 है तो यहां पे हो जाएगा 4x प्लस 7, तो ये तो कभी भी 0 होने वाला नहीं है, ऑलवेज ट्रू। और जब माइनस x से ओपन होगा तो 7 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ऑलवेज ट्रू है। तो यहां से हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो फिर फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? केवल और केवल ये वाली एक चीज कि x इज नॉट इक्वल टू -5/2। सो ऑल रियल -5/2। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अगेन स्टूडेंट्स, पावर सेट पे बेसिक क्वेश्चन है। Let A and B be two finite sets with m and n elements respectively. The total number of subsets of set A is 56 more than total number of subset of B. जब वीडियो स्टार्ट हो रही थी स्टूडेंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्वेश्चन कहां से आने वाला है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पिकअप है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओपन करके देखेंगे, उसमें जो लास्ट में जो एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइजेज का सबसे पहला क्वेश्चन यही वाला है। ओके, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। 56 मोर देन दैट ऑफ बी। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू n माने तो पावर सेट ऑफ ए उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 टू द पावर n। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी अगर हम n माने तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी कितना होगा? 2 टू द पावर m। According to the question, 2 to the power n minus 2 to the power m that is equal to 56. Okay? अब देखो, जब भी 2 to the power n minus 2 to the power m equal to 56 ऐसे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं और एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है, एक ही इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने का या तो ये तरीका है कि हम केवल गैस वर्क से चलें,
तो देखो 56 को हम सिंपली लिख सकते हैं भाई 64 माइनस 8, और 64 माइनस 8 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 3 हो गया, राइट। कंपेयर करके बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 6 है, m इज इक्वल टू 3 है, ओके। अगर आपको ये डायरेक्टली क्लिक नहीं करता है तो इसको आप दो फैक्टर्स में ब्रेक कर लो। इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7, राइट, 2 की पावर 3, एक 8 हो गया और एक हो गया 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक बात तो क्लियर हो गई यहां पे हमारे पास कि n की वैल्यू आ रही है 6 और m की वैल्यू आ रही है 3। देन द टोटल नंबर, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट m, n। ओके, यहां पे हमने क्या किया हुआ है, हमने इसको m मान लिया और उसको n मान लिया। एक्चुअली ये रिवर्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी एग्जाम में। एक चीज का ध्यान रखिए कि यहां पर ये m गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है m और ये n गिवन है, तो एक्चुअली जो हमारा n इक्वल टू 6 और m इक्वल टू 3 आया है वो क्वेश्चन में ये हमारा m है और ये हमारा n है। वो नोटेशन है, नोटेशन से कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ता। यहां पे आपको m लेना है, यहां पे आपको n लेना है। ऑलराइट, सो एग्जाम में भी आप इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि इस तरह से कोई सिली मिस्टेक हमारे पास ना हो जाए। ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने कौन सी नोटेशन यूज करी हुई है। ओके, m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 3, तो पॉइंट आ गया 6,3। अब 6,3 का -2, -3 से डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। सो माइनस माइनस 2 इसका प्लस होल स्क्वायर एंड 3 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस d इज इक्वल टू दिस एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो 10 आ गई, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑलराइट, हाँ जी, ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था कि जिस केस में हमारे पास ऐसा होता है कि दो डेफिनेशंस गिवन है और फिर हमको कंपोजिट फाइंड आउट करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन कई बार जेई एडवांस में भी हमारे पास देखने को मिल जाता है, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एफ ऑफ जी एक्स हमको फाइंड आउट करना है। ओके, इसका सिंपली से मतलब है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, एक्स हमने सबसे पहले इनपुट कराया जी में और फिर जी ऑफ एक्स पूरा हमने इनपुट कराया एफ में, राइट। यानी कि जो जी का आउटपुट आ रहा है वो एफ में इनपुट की तरह जा रहा है। एक्स को पहले हमने इनपुट कराया जी में, वहां से हमको आउटपुट मिला जी ऑफ एक्स, और फिर इस जी ऑफ एक्स को हमने इनपुट कराया एफ में, तब हमको जाके मिला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। यानी कि जो जी की रेंज है, जो जी की रेंज है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास एफ की डोमेन की तरह काम कर रही है। जी की जो रेंज है वो हमारे पास एफ की डोमेन की तरह काम कर रही है। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हमारे पास जी ऑफ एक्स गिवन है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल दो स्ट्रेट लाइन आ रही है, माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज -3 to 0 एंड प्लस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज 0 to 1, तो ये 0 हो गया, यहां पे ये 1 हो गया, और ये -3 है तो यहां पे ये हो जाएगा +3, ये 1 है तो यहां पे हो जाएगा 1। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं 1, 3 और 0। रेंज में ये वाला पोर्शन आ रहा है, कहां से कहां तक जा रही है रेंज, 0 से लेकर 3 तक। ओके, नाउ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसके अंदर जहां पर भी एक्स नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, वहां पे हम जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मींस जहां पर भी x नजर आ रहा है वहां पे g पुट कर दो। 2 + 2gx, एक सेकंड में एक्स्ट्रा पोर्शन को इरेज कर देता हूं। आई होप आपने इसको कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया होगा। ओके, दिस इज ट्रू व्हेन g of x is less than 0 and greater than or equal to -1 and 1 minus g of x divided by 3 when g of x is greater than 0 and less than equal to 3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, ये वाली कंडीशन जब gx की वैल्यू -1 से 0 तक है।
आप ग्राफ को देख के देखिए कि जी ऑफ एक्स तो -1 से 0 तक कभी जा ही नहीं रहा, तो इस वाले केस में ये वाला हो जाएगा इनवैलिड, तो ये तो कभी होने वाला नहीं है। हाँ, जी ऑफ एक्स जब 0 से लेकर 3 तक जा रहा है तो हमारे पास दो डेफिनेशन है, एक बार दैट इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज 0 to 1 एंड एक बार माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज -3 to 0। तो इस केस में हम इसको तो भूल जाएंगे, इसके अंदर दो कंडीशंस पुट करा देंगे, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अपॉन 3। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हो रही है माइनस ऑफ एक्स, लेकिन ये वैल्यू कब है, जब एक्स हमारा क्या है -3 to 0। ओके, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है प्लस ऑफ एक्स जब हमारा एक्स है 0 से लेके 1 तक, 0 to 1। क्लियर? सो इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x/3 एंड 1 - x/3। ये वाली कंडीशन वैलिड है जब x हमारा -3 से लेके 0 तक जा रहा है, और ये वाली कंडीशन हमारे पास जब है जब x हमारा 0 से 1 तक जा रहा है। ये हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया। क्लियर है? अब हम लोगों को इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज फाइंड आउट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है ग्राफिकल मेथड। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो वहां से हमको रेंज फाइंड आउट करना एकदम इजी रहेगा। सर ये x/3 है, 1 - x/3। तो पहले 1 + x/3, x -3 से 0 तक जा रहा है, एक लाइन है जिसका स्लोप 1/3 लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट 1 है, तो यहां पे 1 हो जाएगा और यहां पे -3 हो जाएगा, -3 ये 0 है। ओके, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन आ गया जब x हमारा -3 से 0 जा रहा है। इस वाले केस में ग्राफ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 तक जा रही है और 1 जब पुट कराएंगे तो 1 - 1/3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2/3। सो पॉइंट है 1, 2/3। ये पॉइंट है 0, 1। ओके, ये पॉइंट है -3, 0। दिस पॉइंट इज ओरिजिन 0, 0। ओके स्टूडेंट्स, रेंज फाइंड आउट करने का यही तरीका होता है ग्राफिकली, कि ये देखेंगे कि ग्राफ के कोरस्पोंडिंग y एक्सिस में कौन सा पोर्शन आ रहा है, ग्राफ के कोरस्पोंडिंग y एक्सिस में कौन सा पोर्शन आ रहा है। तो पोर्शन आ रहा है हमारा 0 से लेके 1 तक, दोनों पे क्लोज्ड ब्रैकेट। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, फाइनल आंसर हमारा ये है 0 से लेके 1 तक क्लोज ब्रैकेट। होपफुली इसमें कुछ ऐसा रहा होगा, यहाँ पे एक साइड में ओपन रहा होगा, पर कॉन्सेप्ट ये है कि रेंज आ रही है हमारी 0 to 1। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन में हमने ये देखा कि जब भी कंपोजिट फंक्शन आते हैं तो अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, उस अंदर वाले फंक्शन को एफ में जहां पर भी एक्स नजर आ रहा है वहां पे पुट कर देंगे, और फिर उसकी डेफिनेशन के कोरस्पोंडिंग कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है उसको वहां पे डाल के फाइनली हम वैल्यू लिख के उसका ग्राफ ड्रॉ करके रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन एक और क्वेश्चन है जो कि रिलेशन से आया हुआ है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमको इसमें फाइंड आउट करना है, राइट? बोल रहे आर बी ए रिलेशन ऑन जेड क्रॉस एस डिफाइंड बाय ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी इफ एंड ओनली इफ ए डी माइनस बी सी, इफ एंड ओनली इफ ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय 5। ओके स्टूडेंट्स, बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है इसी टाइप का, यहाँ पे डिविजिबल बाय 5 है, उस केस में आई थिंक डिविजिबल बाय 4 है। ओके, तो देखिए इसका तो जनरली हमको आंसर वैसे मालूम भी होता है, पर चलो इसको पूरा हम सॉल्व करके देखते हैं एक बार क्या आएगा। सबसे पहले ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ओके, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि हर ऑप्शन में ऐसे तो गिवन है कि रिफ्लेक्सिव तो है। ये मेन क्वेश्चन हमारे पास सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का है। तो देखो रिफ्लेक्सिव क्यों है ये, क्योंकि एडी माइनस बीसी अगर हम फाइंड आउट करें और अगर हम देखें कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है या नहीं है, यानी कि हम चेक करें कि ए बी इज रिलेटेड टू ए बी और नॉट, तो यहां पर अभी मैं इसको दूसरे कलर से शो करता हूं आपको। ये लिखा हुआ है ए बी और ये लिखा हुआ है सी डी, तो ए को डी से मल्टीप्लाई करना है यानी कि ए बी, और बी को सी से मल्टीप्लाई करना है यानी कि अगेन बी ए, तो ये तो 0 आ गया, और हमको पता है 0 तो हमेशा 5 से डिविजिबल होता ही है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, राइट? रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट्स। अब देखना है सिमेट्रिक है या नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर ए कोमा बी इज रिलेटेड टू बी सी कोमा डी, देन क्या हमारे पास सी कोमा डी रिलेटेड होगा ए कोमा बी से। ओके, तो बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि यहां पे हमने एलिमेंट्स को स्विच कर दिया,
इस वाले एलिमेंट को पहले लिखा था, अभी उस वाले एलिमेंट को बाद में लिख दिया, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अज्यूम करेंगे इफ AD माइनस BC इज डिविजिबल बाय 5, इफ AD माइनस BC इज डिविजिबल बाय 5, देन हमको चेक करना है कि क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है। तो देखो AD, A और D इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A और D। इस केस में यहां पर हो जाएगा C और B। तो हमको ये देखना है कि क्या CB माइनस DA, क्या CB माइनस DA 5 से डिविजिबल होगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, ये अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो ये उसी नंबर का नेगेटिव लिखा हुआ है। तो अगर 10 डिवाइड बाय 5 हम करते हैं तो 2 आता है, तो अगर -10 बाय 5 कर देंगे तो -2 आ जाएगा। अभी इंटीजर आ रहा है। डिविजिबल होने का सिंपल सा मतलब है कि उसको जब हम नीचे लिखेंगे तो वो आंसर हमारा इंटीजर आना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव का यहां पर हमको कोई एक ऐसा एग्जांपल सोचना होगा जो कि इसको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करे, जो कि इसको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करे। तो देखिए एक एग्जांपल जो यहां पर मेरे पास है, जो मैंने इसके बारे में सोचा था, अभी आप ऑन द स्पॉट भी कोई दूसरा एग्जांपल सोच सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल ऐसे सोचा था स्टूडेंट्स कि 3,1 इज रिलेटेड टू 0,10, 3,1 इज रिलेटेड टू 0,10 एंड 0,10 इज रिलेटेड टू 2,1। एक एग्जांपल ऐसे मैंने सोचा हुआ था, आप कोई और एग्जांपल भी सोच सकते हैं। तो ये बड़ा परफेक्ट सा एक एग्जांपल है कि देखो 3,1 इज रिलेटेड टू 0,10 एंड 0,10 इज रिलेटेड टू 2,1, बट यू विल फाइंड आउट दैट 3,1 इज नॉट रिलेटेड टू 2,1। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 इंटू 10 माइनस 0 30, 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 20, दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन इस केस में 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2, सो 1, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो रिलेशन हमारे पास कैसी हो जाएगी, नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if R is the smallest equivalence relation on the set 1, 2, 3, 4 such that 1, 2 and 1, 3 belongs to R, then the number of elements in R। रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस होनी चाहिए। तो इक्विवेलेंस होने के लिए जो जो एलिमेंट्स की हमको रिक्वायरमेंट है उन एलिमेंट्स को हम डालते जाएंगे और चेक करेंगे। देखो सबसे पहले सिमेट्रिक होने के लिए 1, 2 है तो 2,1 होना चाहिए, 1, 3 है तो 3,1 होना चाहिए। ओके, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 3, होना ही होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों बन गई या कोई और एलिमेंट चाहिए। यहां से देखो कोई एक एग्जांपल इसमें पिकअप करो। देखो 3,1 और 1,2 है, 3,1 है 1,2 है, 3 1 से रिलेटेड है 1 2 से रिलेटेड है, तो पक्का 3 को 2 से रिलेटेड होना ही होना चाहिए अगर इसको हमको ट्रांजिटिव बनाना है तो। ओके, अगर 3,2 है तो पक्का 2,3 भी इसमें होना ही होना चाहिए अगर हमको इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो। अच्छा एक चीज और स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 भी है एलिमेंट में, तो हमको 4,4 भी डालना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। तो आई थिंक इसमें ये 8 एलिमेंट्स अगर हम लोग डाल देंगे तो अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन गई। तो 8 एलिमेंट्स तो हमने अपनी साइड से डाले हैं, 2 एलिमेंट्स उसमें पहले से थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर में हो जाएंगे 10। ओके, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सा है। इस क्वेश्चन में केवल हमको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। देखिए x² माइनस 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 2023 लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास वैदिक मैथमेटिक्स का, जब भी हमको ऐसे स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सपोज 55 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 65 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 75 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है या 85 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इन सभी को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। 55 का स्क्वायर लिखना है या ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 25 लिख देंगे और फिर यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको एक बढ़ा के लिख देंगे 5 इंटू 6, तो यहाँ पे 5 इंटू 6 हो गया 30, तो ये हो जाएगा 3025 इक्वल, ये हो जाएगा 6 एक नंबर बढ़ा के 7 42 25 दैट इज इक्वल टू 56 25 दैट इज इक्वल टू 7225। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन। ओके, और ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको ऐसे लास्ट में जब 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या तरीका रहेगा। ओके, सपोज हमको 105 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है
तो भी हम वही काम करेंगे, 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 हो गया, और 11025। तो अगर 3 डिजिट नंबर है तो उस केस में भी ये वैलिड है। सपोज 135 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में 25 उसमें ऐड कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो बनेगा वो 135 का स्क्वायर बन जाएगा। देखो एक नंबर है जिसका स्क्वायर यहाँ पे गिवन है और उसमें से हमने 2 की पावर कुछ सब्ट्रैक्ट करा, तो यहाँ पर ये आ गया। भाई एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो एक चीज तो मेरे दिमाग में ये आ रही है कि सिंपली अगर मैं y को 1 पुट कर दूं तो उधर जाएगा 2 हो जाएगा, तो किसी नंबर का स्क्वायर 2025 के इक्वल आता है क्या? तो आप ऑब्जर्व करिए इसी ट्रिक से कि अगर मैं 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा तो वो 2025 के इक्वल आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये इसी टाइप की थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें खास कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा, बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ऑन कंपेरिजन वी गेट x इज इक्वल टू 45 एंड y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 46। क्लियर? वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी स्टूडेंट्स 3 वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 गिवन है। अब आप इसमें ऐसे मान लो ये फिजिक्स वाले, ये केमिस्ट्री वाले, ये मैथमेटिक्स वाले, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ और जी। ओके, अब जितनी सारी कंडीशंस हमको गिवन है उन सभी कंडीशंस को इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। पहली बात तो ये कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी दैट इज इक्वल टू 40। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए, यही इसकी शॉर्ट सॉल्यूशन की बेस्ट मेथड है। ऑल राइट, 16 पास इन केमिस्ट्री, 16 पास इन केमिस्ट्री, b प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 16। 20 पास इन फिजिक्स, 20 पास इन फिजिक्स, a प्लस डी प्लस ई प्लस जी इज इक्वल टू 20। 25 passed in mathematics, C plus D plus G plus F that is equal to 25. 15 passed both in maths and physics, 15 passed both in maths and physics, D plus G is equal to 15. Now 10 passed in both physics and chemistry, both physics and chemistry 10, E plus G is equal to 10. All right students, next E plus G हो गया, D plus G हो गया, और G प्लस एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या देखते हैं? G प्लस एफ इज इक्वल टू, वो हमारे पास अभी गिवन नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमको फाइंड आउट करने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, देन पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स एनडीए में एक बार पूछा गया था। तो आप एनडीए का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें ऐसा क्वेश्चन है, और हम लोग उसको क्लास में भी डिस्कस करते हैं, टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ मैक्सिमम नंबर है 40 और हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट पास्ड इन ऑल द एग्जाम्स। तो एक तो हम चाहेंगे कि सारे के सारे स्टूडेंट्स पास हुए हों। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी प्लस इज इक्वल टू 40 हमने हमारे पास लिख लिया। हमने एक चीज तो ये अज्यूम नहीं करी कि कोई स्टूडेंट फेल भी हुआ है, सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तभी हमारे पास पास होने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिलेंगे। अब देखो जी हमारे पास एक इस वाली इक्वेशन में आ रहा है, एक इस वाली इक्वेशन में आ रहा है। यहां पे हमको जी की वैल्यू अवेलेबल नहीं है और इन सारी इक्वेशंस में जी आ रहा है। तो जब भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम जी की वैल्यू हमसे पूछेगा तो हम एक काम ये करेंगे कि जी जितनी भी इक्वेशंस आ रहा है उसमें से वो वाली इक्वेशन पिकअप करिए जिसमें जो नंबर है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है 10, यानी कि अगर मैं E इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो G की मुझे मैक्सिमम वैल्यू 10 मिल सकती है। G 10 से ज्यादा नहीं मिल सकता, किसी भी केस में G 10 से ज्यादा नहीं मिल सकता। यहां पे हमको गिवन नहीं है कि G प्लस एफ की वैल्यू कितनी है, क्या वो 5 है, क्या वो 10 है, क्या वो 20 है, नहीं पता। लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे मैं बोल सकता हूं कि G की वैल्यू मैक्सिमम 10 पॉसिबल है। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अगर जल्दबाजी में पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे तो सीधा आंसर को 10 लिख दो, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी करेक्ट। इन 99 केसेस इट विल बी करेक्ट। नाउ अब हमको करना क्या है कि E की वैल्यू 0 और G की वैल्यू 10 इन सभी इक्वेशंस में पुट करनी है और देखना है कि हमको एक वैलिड आंसर मिलता है कि नहीं है। ओके, अगर हम पुट करें और किसी भी केस में वैल्यू हमको कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी
तो हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट वैलिड। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब आप वैल्यू g की 10 पुट करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सारी वैल्यूज हमको कैसी मिल रही हैं, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ए बी सी डी ई एफ जी सभी की वैल्यू कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। हाँ, जीरो मिल सकती है, जीरो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, जीरो और पॉजिटिव ही होंगे, तो फिर हम बोलेंगे कि यहां पर जी की वैल्यू आ रही है 10। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना, हर केस में आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ई की वैल्यू 0 हो गई, जी की वैल्यू 10 हो गई, जी की वैल्यू 10 हो गई, डी की वैल्यू 5 हो गई, डी की वैल्यू 5 हो गई। आप इन सभी इक्वेशंस में पुट कर दीजिए। देखो डी 5 हो गया, ई 0 हो गया, ये 10 हो गया, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 के इक्वल। इसमें पुट करोगे तो एफ हमारे पास गिवन नहीं है, तो एफ को आप छोड़ सकते हो, सॉरी इसको 0 बोल दो, एफ को आप कंक्लूड करके रखो, बी प्लस जी की वैल्यू हमको गिवन है 10, तो हम बोल सकते हैं b प्लस एफ इज इक्वल टू 6, और यहां से हम बोल सकते हैं c प्लस एफ इज इक्वल टू 25 माइनस 10 15, 15 माइनस 5 10, सो c प्लस 10 ऐसे 10 गिवन है, ये ऐसे गिवन है। तो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको b c f इन सभी की वैल्यूज जो है पॉजिटिव मिल जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा इसका 10, g इज इक्वल टू 10। क्लियर है? आप इसको सिंप्लीफाई करना इन इक्वेशंस को और आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है। एक्चुअली एग्जाम जो हमने जो क्वेश्चंस पिकअप करें जेईई मेंस से वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में यहां पर गिवन है स्टूडेंट्स p ऑफ 1, आई थिंक यहां पर p ऑफ a होना चाहिए, आई थिंक सो। दूसरी चीज यहां पर a बिलोंग्स टू f ऑफ a ऐसे लिखा हुआ है, और उन्होंने बताया हुआ नहीं है कि इस चीज का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है इस चीज का, ये उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो एक जो मैंने इसका पॉसिबल मीनिंग सोचा वो ये वाला था कि इसका मीनिंग है A will connect with subset that contains A. A will connect with subset that contains A. तो स्टूडेंट जब आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो, और हमने अभी नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, और इस वाली चीज का आप ध्यान रखना। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट है कि यहां पर p ऑफ 1 क्यों लिखा हुआ है, p ऑफ a क्यों नहीं लिखा हुआ, a बिलोंग्स टू f ऑफ a का मीनिंग क्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अभी हम लीव करके चलते हैं, लेकिन आई थिंक ये इसके बाद सॉल्वेबल है। तो मैं आपको बस ये बता देता हूं कि नंबर ऑफ फंक्शंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जब भी सेट ए में सपोज करो अल्फा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट बी में सपोज करो बीटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, तो नंबर ऑफ फंक्शंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉन्सेप्ट पे आप लोग ध्यान दीजिए, राइट। देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सब कैलकुलेशंस है जो आप कर लेंगे। अगर क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है तो फिर कर लेंगे। आई थिंक ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर इस चीज का एग्जाम में मुझे लगता है कि उन्होंने डिफाइन करके दिया होगा। अगर नहीं डिफाइन किया तो इसका मीनिंग ये होना चाहिए, ए विल कनेक्ट विद द सबसेट दैट कंटेन ए। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि सपोज करिए सेट ए में अल्फा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट बी में बीटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, और हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो देखो इसमें हर एक एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जाके कनेक्ट होने के लिए, या तो इससे कनेक्ट होगा, या फिर इससे कनेक्ट होगा, या फिर इससे कनेक्ट होगा, सभी से कनेक्ट नहीं होगा, इनमें से किसी एक से कनेक्ट होगा। तो इसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स बीटा। नेक्स्ट, सेकेंड एलिमेंट के पास भी बीटा ऑप्शंस हैं, थर्ड एलिमेंट के पास भी बीटा ऑप्शंस हैं, एंड सो ऑन, लास्ट एलिमेंट के पास भी बीटा ऑप्शंस हैं। तो बीटा हम लोग लिखेंगे अल्फा टाइम्स हम लोग बीटा लिखेंगे। बीटा इंटू बीटा इंटू बीटा इंटू बीटा कितनी बार लिखा हुआ है, अल्फा बार ही लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू बीटा की पावर अल्फा, राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है, ये उसके पीछे कॉन्सेप्ट है और ये उसके पीछे डेफिनेशन है। तो एक बार आप इसको ट्राई करेंगे, नहीं अगर आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान रखना है, मैं रिपीट कर देता हूं। हर एलिमेंट के पास बीटा ऑप्शंस है, ये भी बीटा नंबर ऑफ एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, ये भी बीटा के साथ, ये भी बीटा के साथ, लास्ट वाला एलिमेंट भी बीटा ऑप्शंस के साथ बैठा हुआ है। तो बीटा इंटू बीटा इंटू बीटा इंटू बीटा, अल्फा टाइम्स बीटा लिखा हुआ है, तो बीटा की पावर अल्फा, दिस इज द नंबर ऑफ फंक्शंस, दिस इज द नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल फ्रॉम
A to set B. If the domain of the function, अच्छा, is alpha to beta, एक डोमेन हमको गिवन है अल्फा टू बीटा, तो फाइंड आउट करनी है 5 बीटा माइनस 4 अल्फा की वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड है पूरा का पूरा। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डोमेन डिफाइन करेंगे और फिर इसकी डोमेन डिफाइन करेंगे और दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसको ले लेंगे। यहां पे एक मेथड हमारे पास काम आएगा जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। तो देखिए वेवी कर्व हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो भी क्वांटिटी हमको गिवन है उसको आप फैक्टर्स फॉर्म में लिखिए। यहां पर कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, इसको फैक्टर्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3 और x प्लस 1, राइट। तो फैक्टर्स फॉर्म में जब हम इसको लिख लेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 4x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो नंबर लाइन पे एक काम करते हैं हम ये कि सभी नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं जहां पर ये 0 आ रहा है। तो ये 0 कहां पे आ रहा है, -3/2 पे, -3/2 सपोज यहां पे लिखा हुआ है। ये 0 कहां पे आ रहा है, 3/4 पे, तो यहां पे सपोज कर लेते हैं 3/4 लिखा हुआ है। ये 0 आ रहा है -1 पे, तो -1 इससे छोटा होगा तो -1 को लिख लिया यहां पे। अब वेवी कर्व मेथड ये बोलता है स्टूडेंट्स कि आप सबसे राइट हैंड साइड में स्टार्ट हो जाओ। एक्स के कोफिशिएंट सब जगह पॉजिटिव लिखे हैं, आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो जाओ। यहां पर लिखो प्लस, अब अल्टरनेटिवली प्लस माइनस लिखो। यहां पे लिखो माइनस, यहां पे लिखो प्लस और यहां पे लिखो माइनस। इसका ये मतलब है कि इस वाले इंटरवल में और इस वाले इंटरवल में, ये जो दो इंटरवल्स आए हैं स्टूडेंट्स, यहां पर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो ग्रेटर देन 0 होने के लिए यहां से हमको क्या कंडीशन मिली कि x बिलोंग्स टू, अच्छा देखो, -3/2 के इक्वल हो सकता है, -3/2 के इक्वल हो सकता है क्योंकि वो न्यूमरेटर में, लेकिन -1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां पे लिखेंगे होलो बबल, ये डार्क बबल, ये होलो बबल। 3/4 डिनोमिनेटर में आ रहा है, होलो बबल। तो x बिलोंग्स टू -3/2, x बिलोंग्स टू -3/2 से लेके -1 तक, यूनियन 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये हमारी इसकी डोमेन लिखी हुई है। अब नेक्स्ट इस वाले फंक्शन की डोमेन लिखने के लिए हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। ओके, तो इस केस में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू +1। इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे पूरा एंड चलता आ रहा है। 2x माइनस 1 माइनस 1, यहां पे x प्लस 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस x एंड -3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स्ट्रा पोर्शन को अब हम इरेज करते हैं यहां से। तो इसमें अभी हम कौन सा पोर्शन इरेज कर सकते हैं, चलो इसको मैं स्क्रॉल करने की कोशिश करता हूं। हाँ, तो अब यहां पर इसको देखते हैं कि ये बना हुआ है एक्चुअली ग्रीन कलर से। मैं इसी वेवी कर्व में उसके पॉइंट्स को डिनोट कर रहा हूं। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 होने के लिए -1/3, तो -1 यहां पे लिखा हुआ है, -1/3 कुछ यहां पे लिखा होगा, -1/3। इसमें से भी एक्स्ट्रा पोर्शन को इरेज करते हैं। सो येलो कलर से मैं आपको डिनोट करता हूं कि यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरा का पूरा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। ओके, और ग्रीन कलर से इस वाले के साइन हम लोग डिनोट करने वाले हैं। तो -1/3 और -2, तो -2 यहां पे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस वाले केस में वो पॉजिटिव हमको चाहिए, तो या तो इससे बड़ा हो या फिर इससे छोटा हो। -2 पे ओपन आएगा
तो या तो इससे बड़ा हो या फिर इससे छोटा हो। मैं इसको आपको अलग से भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये देखो ऐसे लिखा हुआ है -1/3 -2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या तो इससे बड़ा होगा या फिर इससे छोटा होगा। -2 के इक्वल हो नहीं सकता, तो यहाँ पे होलो सर्कल है और यहाँ पे डार्क सर्कल है। ओके, ये वाली कंडीशन आ गई। अब इस वाली कंडीशन को भी एक और कलर से डिनोट करते हैं, ब्लू कलर से। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि x - 3/x+2 दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। 3 -2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको चाहिए नेगेटिव वाला पोर्शन, तो ये हो गया -2 से लेके 3 तक। तो -2 और 3 को अगर इसमें हम लोग डाल दें तो यहाँ पे आ रहा है 3 के इक्वल हो सकता है, तो डार्क सर्कल, और -2 आ रहा है समथिंग यहाँ पे, ये रहा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा होलो सर्कल। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अब देखो स्टूडेंट्स, तीनों के तीनों का हमको कॉमन पोर्शन लेना है। येलो वाला बोल रहा था कि हमको यहां से लेके ओपन ब्रैकेट यहां तक जाना है, या फिर -3/2 से लेके 1 तक जाना है। ओके, तीनों का कॉमन पोर्शन हमको लेना है। तो तीनों का कॉमन पोर्शन में आ रहा है केवल और केवल ये वाला पोर्शन, जहां पे येलो कर्व भी डिफाइन हो, ब्लू भी डिफाइन हो और ग्रीन भी डिफाइन हो। तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कि ये वैल्यू आ रही है हमारी 3/4 से लेके 3 तक। 3/4 पे होलो है और 3 पे क्लोज्ड है। ऑलराइट, तो देखिए क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है वेवी कर्व। वेवी कर्व का क्या मेथड होता है, मैं आपको एक बार समराइज करा देता हूं। वेवी कर्व में ये होता है स्टूडेंट्स कि आप सबसे पहले जो भी क्वांटिटी हमको ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 फाइंड आउट करनी है, जैसे इस वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 फाइंड आउट करना था, तो सबसे पहले आप उसको फैक्टर्स फॉर्म में लिख लो। तो ये हमने इसको सबसे पहले फैक्टर्स फॉर्म में लिख लिया, नीचे वाले के फैक्टर बना लिए, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आप उसको नंबर लाइन पे जहां जहां पर वो 0 या फिर इनफाइनाइट हो रहा है, उन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। 0 हो रहा है जहां पे ये वाला 0 हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है जहां पे डिनोमिनेटर वाले 0 हो रहे हैं। तो इसको 0 पुट करा, -3/2 आया, इसको 0 पुट करा, -1 आया, इसको 0 पुट करा, 3/4 आया। येलो नंबर लाइन पे फोकस करो, येलो पे हमने तीनों को पुट कर लिया। अब सबसे राइट हैंड साइड से शुरू हो जाओ। अगर तीनों जगह पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तब तो सीधा राइट से शुरू हो जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटली लगाते जाओ। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, सपोज करो यहां पे माइनस आ रहा है, तो पहले उस माइनस को बाहर निकालेंगे, राइट हैंड साइड में भेजेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। राइट, प्लस माइनस सेम ऐसे ही चलेगा। क्लियर है? दूसरी बात ये, उसके बाद जो इसकी कंडीशन है एंड इसकी कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां पर इनइक्वालिटी दो पार्ट्स में ब्रेक करके दी हुई है, -1 से बड़ा होना चाहिए एंड 1 से छोटा होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करा, दोनों में एंड हो रहा है। ये भी डिफाइन होना चाहिए एंड ये भी डिफाइन होना चाहिए, दोनों के दोनों डिफाइन होने चाहिए। दोनों के दोनों डिफाइन होने के लिए क्या तरीका रहेगा, नंबर लाइन पे आप सभी को पुट कर लो एक जगह पे, और फिर आप ये देखो कि सबसे तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, जहां पे ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ओके, तो हमने उसके बाद येलो, ग्रीन और ब्लू से तीनों को डिनोट करा, तीनों के कॉमन पोर्शन में हमारे पास आ रहा है ये वाला पोर्शन। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में 0 हो रहा है तो x वो वैल्यू ले सकता है, न्यूमरेटर में अगर 0 हो रहा है तो x वो वैल्यू ले सकता है, डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वो x वो वैल्यू नहीं ले सकता। जहां पे वैल्यू ले सकता है वहां पे डार्क बबल डिनोट करेंगे, जहां पे वैल्यू नहीं ले सकता है वहां पे होलो बबल डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो फाइनली जब हमने सभी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करा तो हमारे पास आ रहा है ये इसकी डोमेन। अब बैक टू द क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। 3,4 to 3 तक जा रहा है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3,4 से लेकर 3 तक। ऑलराइट, सो 3,4 से लेकर अगर 3 तक आ रहा है तो अल्फा की वैल्यू हो गई 3/4, यहां पे माइनस साइन लिखा हुआ है, और बीटा की वैल्यू हो गई 3, तो ये हो गया 15 - 12, सॉरी 15 - 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेवी कर्व। वेवी कर्व हमारे पास डोमेन फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। वेवी कर्व में हम लोग क्या तरीका यूज करते हैं,
कि नंबर लाइन पे सारे के सारे नंबर्स को हम पुट कर लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड से अल्टरनेटली प्लस माइनस ऐसे लगाते जाते हैं। जहां पे प्लस होगा वहां पे क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो होगी, जहां पे माइनस होगा वहां पे क्वांटिटी लेस देन जीरो होगी। ऑलराइट, सो ये हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके बाद बचे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक और कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, तो ये और बचे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिसाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये सेशन। हम लोगों ने लगभग 11 क्वेश्चन डिस्कस करे और 11 क्वेश्चन में लगभग हम लोगों ने 8 to 9 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया। क्लियर है? तो इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करना। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है हमको। तो एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पे एक्स नजर आ रहा है वहीं पे एक्स एफ ऑफ एक्स को पुट कर देंगे, उसको पुट करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस वाले केस में क्या रहेगा, जैसे x लिखा हुआ है तो जहां पर x लिखा हुआ है वहां पे f ऑफ x लिख देंगे, +3 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स ऑफ f ऑफ x माइनस 4। तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x क्या है, 4x + 3 अपॉन 6x माइनस 4 +3 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स ऑफ 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 एंड माइनस 4। ओके, तो ये हमारे पास f ऑफ x आ गया। क्लियर? वेरी सिंपल। अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन देखा ही हुआ है। और ये किसके इक्वल है, g ऑफ x के इक्वल है। g ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो g ऑफ x किस, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इसकी वैल्यू सिंपली x ही आ जाएगी। क्लियर? तो g ऑफ x इज इक्वल टू x आ रहा है, तो g ऑफ x भी किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू x। यानी कि g ऑफ 4 हमारे पास आ जाएगा +4 के इक्वल। ठीक है, तो हमने देखा कि जेई मेंस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टाइप का लगभग हमारे पास लेवल होता है, एनडीए लेवल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल, उसमें बस हमको थोड़ा सा अप्लाई करना होता है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन, गुड बाय।